हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित कुमार। वेलकम टू आयुष क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के क्लास 10 के चैप्टर 1 नेशनलिज्म यूरोप स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को उसके बारे में जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप के बारे में, तो हम लोग यूरोप जानने से पहले हम लोग अगर थोड़ा सा हम लोग क्लास 9 में जाएंगे तो हम लोग ने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जिन बच्चों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, मैं अंकित कुमार तुम लोग के साथ हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अभी हम इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा ज्ञानवान दे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहला, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप कब हुआ था? 19th सेंचुरी में। हम लोग कौन सी सदी में? 21वीं सदी में। इमर्ज इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। मतलब यूरोप में, अब देखो यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो पूरे यूरोप में स्पेशली चार जगह में हमारा नेशनलिज्म का बात शुरू हुआ था। यहाँ पर बातें चलना शुरू हुई थी, जैसे कि हमारा है फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो इसका इमर्जेंस जो हुआ था, द इमर्जेंस गिव राइज टू नेशन स्टेट्स। नेशन से देखो, पहले हम लोग जब हिस्ट्री जब पढ़े थे क्लास 9 का, याद करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा कि वहां मोनार्कियल था। मोनार्कियल मतलब कि वहां पर राजा का राज चलता था। तो उस चीज को हटाने के लिए अगर हम लोग को नेशनलिज्म की फीलिंग चाहिए, नेशनलिज्म मतलब क्या? देशभक्ति। अगर देशभक्ति फीलिंग चाहिए तो हमें एक यूनिटी चाहिए। तो उस यूनिटी कैसे आएगा? जब हम लोग सारा स्टेट्स एक दूसरे को एक समान मानेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया को ही ले लो, अगर हम लोग इंडिया को बोले बिहार अलग है, झारखंड अलग है, तो हम लोग में यूनिटी नहीं है, हम लोग अलग अलग हो रहे हैं। पर हम लोग बोलेंगे नहीं, हम जब सब मिल के एक बनते हैं तो क्या बनते हैं? हम लोग भारत देश बनते हैं। तो वैसे यूरोप में भी कुछ वैसा ही था। तो एंड द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट डेवलप्ड बाय रिप्लेसिंग द डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। डायनेस्टिक एम्पायर्स मतलब जो तानाशाही वाले लोग थे। तो हाउ दिस थिंग्स इवॉल्व, तो ये कैसे कैसे चीज इन्वॉल्व हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। चैलेंजेस क्या थे, कठिनाई क्या थे, मुश्किलें क्या थी, जो भी कह लो, बस हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। और अगर आप हिस्ट्री के, मैं फोटो यहां पर डाल दूंगा, आप देखना, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो कि फ्रेडरिक सोयरी के द्वारा पेंटिंग बना हुआ था। उसमें आप देखना, उसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो हाथ में अपना फायर ऑफ सिंबल लेकर रखी हुई है। बहुत सारे वहां पर आपको रिलीजन स्टेट दिख रहा होगा, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के इंसान लोग दिख रहे होंगे जो कि अपने कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इमेज आपको क्या कहता है? वो इमेज आपको ये प्रेजेंट करता है कि हाँ, सारे जब एक जगह, जब सारे कास्ट, सारे रिलीजन एक जगह होते हैं तो वो दिखाते हैं, वो प्रदर्शन करे कि हम लोग एक जैसा है। और ये जो पेंटिंग बना हुआ है बाय फ्रेडरिक सोयरी, ये कौन सा विजन है? ये फ्रेडरिक सोयरी के द्वारा यूटोपियन, UTOPIAN, यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन मतलब ऐसा चीज जो अभी तक हुआ नहीं है, जो होने की संभावना बहुत ही लेस परसेंटेज में, पर वो हो सकती है। ऐसा जब पेंटिंग कोई बनाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं यूटोपियन विजन। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिए। अब हम लोग हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों ने क्लास 9 में बदमाशी किया होगा, बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा। तो उन लोग के लिए, स्पेशली उन लोग के लिए मैं ये रिकैप ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सुनने में तो फ्रेंच से सबको फ्रेंच किस याद आओगे होगा, पर वैसा कुछ नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कि कुछ बदलाव आने वाला है फ्रेंच में। तो 1789, इन ईयर 1789 में हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट हुआ था। देखो मैं ट्री चार्ट में बनाऊंगा ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग चैप्टर नहीं कर रहे, हम लोग एक रिकैप कर रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ईयर 1789 में, जिसमें कि अगर आप लोग कुछ याद होगा, जब हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, वहां पर क्या हुआ था, वहां के जो लोग थे, हर जगह से पूरा लड़ाई हो रहा था, मारा पीटी हो रहा था। कहां हो रहा था? अगर आप लोग को याद हो तो वो हो रहा था बैस्टाइल जेल में हो रहा था। बैस्टाइल जेल में हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लोग अपने राजा से बहुत ही गुस्सा थे। राजा कौन था वो बताता हूं। तो हमारा राजा का नाम था लुइस 16। राजा का नाम था लुइस 16, जो कि कहां का था? बॉर्बन डायनेस्टी का था। वैसे तो बॉर्बन का नाम बिस्किट हम लोग को मिलता है यहां पर वो बॉर्बन डायनेस्टी का था। बहुत अजीब अजीब नाम रखते हैं ये लोग भी, फ्रेंच वाले लोग। तो हमारे राजा का क्या हुआ? हमारे राजा का बर्बादी हो गया, सॉरी शादी हो गया। किससे हुआ? मैरिया से, मैरिया एंटोनी।
जो कि मैरी ऑन्टिन वो कहाँ की थी, ऑस्टिन की थी, ऑस्टिन की महारानी थी वो। तो हमारा जब लुईस 16 का जब शादी हुआ, अब शादी होता ऑफ कोर्स सब खुश होता है, आपका नहीं पता, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। तो फिर क्या होता है, जब वो राजा गया, सोचे कि चलो अब तो मेरे पास पूरा संसार है, मतलब मेरे पास मेरा पूरा क्या है, मेरा किंगडम है। तो किंगडम से राजा के पास क्या रहता है, हमेशा ट्रेजरी रहता है, खजाना, तिजोरी, जो भी कह लो, ठीक है, हम लोग इस सिस्टम में बोलो तो डोरी सिस्टम, दहेज। तो जब इसने ट्रेजरी खोला अपना, तो इसका जैसे ही सोचा कि चलो अपने वाइफ के साथ थोड़ा मस्ती उस्ती किया जाएगा, घूमा जाएगा, तो जैसे ने ट्रेजरी खोला, पता चला कि ट्रेजरी का सारा पैसा खत्म हो गया। बेचारा तो हाथ सर में हाथ रख लिया, अब सोचा कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैंने शादी कर लिया, अब तो मेरी बीवी हमको मारेगी। तो इसने क्या किया ना, तो इसने पता लगाया आखिर मेरा ट्रेजरी खाली क्यों है। जब इसने पता किया कि इसका ट्रेजरी खाली क्यों है, तो इसने देखा कि मेरे ट्रेजरी खाली होने के 5 कारण निकलते हैं। इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। पहला, हमारा जो फ्रेंच है वो वॉर में कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है, इसने बहुत सारे वॉर किए थे पास्ट में। सेकेंड क्या हुआ, एक वर्सोवा करके एक बहुत ही सुंदर जगह था या फिर प्लेस इन्होंने बनाया था, जिसके मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेस लगते थे, अगर मान लो ताजमहल जो बनता है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट उसमें कितना खर्च करता है, तो वैसे इन लोग के पास एक वर्सोवा था जिसमें इन लोग ने बहुत ही खर्च किए थे। तो वो खर्च का पैसा कहां से जा रहा था, ट्रेजरी में जा रहा था। इन लोग का एक फ्रेंड था, फ्रेंड वाला शहर था जहां पर भी वॉर हो रहा था, तो इन लोग ने उस फ्रेंड को, जैसे अगर हमारा दोस्त है, अगर हम उसे मदद करना चाहते हैं तो कौन सा अपना पैसा उसे देते हैं, तो इसने भी अपने पैसे उसे दिए, इसकी वजह से भी ट्रेजरी खाली हुआ। यहां पर भी अब देखो लड़ाई हो रहा है, तो मशीन से तो उसमें लड़ाई नहीं होता था, उसमें किससे होता था, आर्मी से लड़ाई होता था। तो वो आर्मी का जो एक्सपेंस हो रहा है, फूडिंग एक्सपेंस, लॉजिंग एक्सपेंस, उन सब में भी पैसा खर्च हो रहा था। तो इन सब कारणों से उसका पूरा ट्रेजरी खाली हो गया था। तो आखिर जो मैंने आपको बताया कि बैस्टाइल के जो लोग थे, जो फ्रेंच वाले हमारे लोग बैस्टाइल में अटैक कर रहे थे, पूरे उसे तबाह कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो वहां अब थोड़ा फ्रेंच में मैं थोड़ा और डीप में जा रहा हूं, मैं वहां पे 3 टाइप के लोग रहते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन रहते थे, अगर आपको याद होगा तो क्लर्जी लोग, सेकेंड में नोबल लोग, एंड थर्ड में हमारे गरीब भाई बंधु लोग, जिसमें हम उन लोग में थे पीजेंट्स थे, मेनली पीजेंट्स को मान लो, बिजनेसमैन को मान लो, हाँ भाई हाँ, बिजनेसमैन भी इधर गरीब को माना जा रहा है। क्लर्जी हमारे चर्च वाले लोग थे, इस सिंबल को याद हो। नोबल लोग जो सज्जन पुरुष, जो टाई वाले मान लो, टाई वाला इंसान, टाई बहुत मैं ड्राइंग पे मत जाना। तो इसमें इन लोग आप देखो आखिर वो गुस्सा क्यों थे, अब पैसा वो लोग को वापस चाहिए था, हमारे जो राजा थे पैसा खत्म था, उसको पैसा तो चाहिए, आखिर उसके अपने वाइफ को घुमाना है। तो वो क्या करता था ना, फर्स्ट स्टेट वाले जो लोग थे, यहां पर इन लोग का सिस्टम समझो, फर्स्ट स्टेट वाले जो लोग थे उन लोग से एक भी पैसा नहीं लेता, सेकेंड स्टेट वाले लोग थे उन लोग से भी एक पैसा नहीं लेता, थर्ड वाले लोगों से पैसा ही पैसा ले रहा था। सुनो कैसे, फर्स्ट और सेकेंड को बाय बर्थ, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि इन लोग को दे दिया जाता था बाय बर्थ प्रिविलेजेस, बचपन होने के कुछ फायदे जो बचपन में नहीं, इन लोगों को बड़ा होकर भी मिलना शुरू हो गया। क्या थे कि इन लोगों को टैक्स देने का जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा प्रिविलेज यही था, टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ना फर्स्ट वाले देते थे ना सेकंड देते थे, तो सारा भार किस पे पड़ गया, वो पड़ गया हमारे थर्ड स्टेट पे, गरीब भाई बंधु। एक तो ऐसे बेचारे लोग समझो थर्ड स्टेट है, गरीब है, ऐसे इन लोग के तो बिजनेस में वांदे लगे हुए हैं, 1 रुपए कमा नहीं रहा है और ऊपर से दे रहा है सरकार को टैक्स। तो इन सब के प्रॉब्लम के वजह से हमारे थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, आवाज उठाई कि हमें अपने, ऐसे आप लोग टैक्स ले रहे हो, ऊपर से आपका ट्रेजरी खाली हो गया, आप हम ही आ रहा है टैक्स बढ़ा रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा कट शॉर्ट करो, मैं बीच बीच के कुछ पॉइंट्स नहीं बोल रही क्योंकि सिर्फ रिकैप है। तो उसने बोला कि ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीटिंग बैठाया, बोला कि चलो आप मीटिंग बैठाओ। तो पहली बार, मतलब मुझे जितना डेट याद है 1680s में, कुछ 1680s के समय में जो हुआ था, पहली बार यहां पर एक मीटिंग हुआ था हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम में। और 1789 के बाद, इतने सालों के बाद एक और मीटिंग हुआ
किस लिए मीटिंग हुआ? टैक्स को बढ़ाने के लिए। किसने किया था? हमारे लुइस 16 ने किया था। अब इसमें फर्स्ट स्टेट वाला है, सेकेंड स्टेट वाला है और थर्ड स्टेट वाला भी है। पॉइंट जो रिमेंबर के लिए है, थर्ड स्टेट वाले लोगों में 40,000 मेंबर्स आए। औरतें और बच्चों को छोड़कर 40,000 लोग आए। उसमें से क्या 40,000 लोगों के पास 40,000 विशेष लेके आए, एक स्लिप लेके आए जिसमें 40,000 विशेष लिखी हुई थी। ठीक है, औरतें और बच्चों को वहां बैठने दिया ही नहीं, उन लोगों को बोला बाहर ही रुको। तो यहां का वोटिंग सिस्टम था 1 स्टेट 1 वोट, मतलब 1 स्टेट 1 वोट ऐसे था। तो थर्ड स्टेट वाले लोग ने बोला नहीं, ऐसा वोटिंग आप खत्म करो, आप करो 1 पर्सन 1 वोट, जैसा हम लोग अभी करते हैं इंडिया में। तो देखो हिस्ट्री का एक मैं इससे बताने से पहले शुरू कर दूं कि हिस्ट्री जो है, हमेशा ये पॉइंट याद रखो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री जो कभी ना कभी पास्ट में हुआ होगा वो गारंटीड है, या फिर भगवान के द्वारा बना हुआ है कि वो फिर से प्रेजेंट में कभी ना कभी होने ही वाला है। थोड़ा सोच के देखो, तुम्हारे मम्मी के पापा के साथ भी जो हुआ होगा वो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा, थोड़े से मॉडर्न तरीके के साथ, लेकिन हुआ जरूर है। वक्त बदला है, ठीक है, सिर्फ वक्त बदला है, लोग नहीं। तो थर्ड स्टेट वाले लोगों का मीटिंग हुआ, बोला कि ये लोग ऐसे करो, मुझे वोटिंग का 1 पर्सन 1 वोट दो। पर क्या हुआ ना, हमारे जो लुइस 16 थे, जो वहां के क्या थे, जो वहां के राजा थे, वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने क्या किया पता है, हमारे थर्ड स्टेट वाले लोग गुस्सा में चल गए बाहर, बोले कि भाई साहब ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, हम थर्ड स्टेट वाले लोग को समझा क्या है। तो हम वो लोग बाहर गया, वो लोग एक टेनिस कोर्ट में गया, याद रखने का बात है ये सब, टेनिस कोर्ट में गया और एक अपने से, कोई पेपर ऊपर कुछ नहीं, अपने से एक अपना फॉर्म बना दिया नेशनल असेंबली। और पता है क्या, कसम खा लिया जब तक हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक वहां से निकलेंगे नहीं। तो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के निकला, बहुत लोगों को पसंद। देखो याद है ना, थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाया था। अगर 9 वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो उन्हें भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा एग्जाम के लिए। नेशनल असेंबली बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, अच्छी बात, चलने लगा। पर कुछ इधर उधर प्रॉब्लम के वजह से छोटे छोटे जगह में भी पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे खड़े होने लगे, बहुत खड़े हुए। लेकिन सबसे हाईलाइट कौन हुआ था, जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब हमारा हाईलाइट हुआ। ये अपना ये नेशनल असेंबली से भी ज्यादा ये सुपीरियर पावर में आने लगा। इसने भी फिर अपने कुछ रूल्स निकाले, इसने भी बहुत कुछ किया जो हम लोग को इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद है ना, जैकोबिन्स क्लब नामक कुछ एक बना था। उसके बाद जब जैकोबिन्स क्लब का जब पावर डाउन हुआ तो 5 डायरेक्टर्स टाइप का कुछ रूल बना, जिसमें कि क्या होता था ना, इन लोगों को इतने अजीब रूल्स बनाए थे कि एक डायरेक्टर चाहे तो, एक डायरेक्टर नहीं 4 डायरेक्टर चाहे तो इसको हटा देता। मतलब ये लोगों को मूड नहीं है, इसको लग रहा है कि नहीं ये हमारा रूल के साथ नहीं चल रहा है, इसको हटा दो। फिर 3 डायरेक्टर है और 2 डायरेक्टर है, इन तीनों को लग रहा है कि ये दो डायरेक्टर हमारे साथ नहीं चल रही है, हमारी बात ही नहीं मान रहा, इसे हटा दो। तो मतलब ये देखो, इन डायरेक्टर्स, इन जो 5 डायरेक्टर्स बने, इनमें ना कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो अब कोऑर्डिनेशन नहीं होता, क्या होता है, कोई बीच में टांग अड़ाने घुस जाता है। और हमारा सबसे बड़ा आदमी आया इधर, अगर किसी को नाम याद आ रहा होगा तो जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और वो है हमारा नपोलियन। नपोलियन कौन, नपोलियन बोनापरेट, ठीक है, नाम बहुत मस्त है इसका, नपोलियन बोनापरेट, जो कि एक क्या था, मिलिट्री ऑफिसर था। भाई साहब मिलिट्री वाले लोगों से बच के रहना चाहिए। तो इस मिलिट्री ऑफिसर जो थे बहुत ही मास्टरमाइंड था उस समय के टाइम पे। इसने इन लोग का लड़ाई की वजह से इसने बीच में टांग अड़ाया और पूरा अपना एरिया बना लिया। अब देखो जो नपोलियन बोनापार्ट थे ना, मैं इसका तो एक्चुअली बहुत तारीफ करता हूं। इस बंदे ने जो जो किया अभी तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो होगा, जो इसने अभी तक कदम उठाएंगे, आप देखना क्या क्या किया है। एक सिविल कोड बनाया जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो कि 1804 में हुआ। इसके वजह से आज जो तुम लोग वेट मेजर करते हो ना, कि सामान को जो तौलते हो कि हाँ भाई ये इतना वजन का, इतना वजन का है, थैंक्स टू हिम, ठीक है, थैंक्स टू नपोलियन बोनापार्ट, इसके वजह से हुआ। तो चलो मैं अब नपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको और कुछ डिटेल्स देता हूं। तो जब हमारा नपोलियन बोनापार्ट आया
नेपोलियन बोनापार्ट आया हमारा, उसने क्या किया, उसने फ्रेंच पे जब अपना राज जमाना शुरू किया ना, ये देखो मिलिट्री माइंडेड है, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर है तो ऑफकोर्स कुछ तो दिमाग लगेगा। ये बोला कि देखो मैं लड्डू नहीं बना रहा हूं, इसके सामने वाले जितने भी फ्रेंच के सामने भी जितने चीजें छोटे छोटे जो स्टेट्स है, इधर है इधर है इधर इधर है, ये क्या करने का, फ्रेंच को अपने काबू में करने लगा, मतलब कि उसकी आर्मीज को भी काबू कर लिया। ये बोला कि सबको धीरे 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 बोलो, बगल वाले स्टेट्स जितने भी है सबको धीरे धीरे कैप्चर कर लो। धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे क्या हो गया, इसका जो फ्रेंच था वो इतना बड़ा इसका एरिया हो गया, मतलब जहां फ्रेंच के बाउंड्रीज कहां तक हो गए, इतने बड़े तक हो गया। राज कौन कर रहा है हमारा, द नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसके बाद हमारा क्लास 9 का नेपोलियन बोनापार्ट तक का खत्म हो गया। और क्या होता है लास्ट में, एक छोटा साइड पॉइंट्स है, एक वुमेन रेवोल्यूशन। क्लास 9 में सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट के अंतिम तक थोड़ा सा पता है, इतना तक, उसके बाद सीधा वुमेन रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। इतना तो सबको पता है, रेवोल्यूशन में वुमेन्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। हाँ भले हम लोग हिस्ट्री में बहुत ही कम जगह दिखाया है, लेकिन वुमेन्स के बिना हमारा देश आजाद नहीं हो सकता था, और वुमेन्स ने भी अपने हक की लड़ाई के लिए बहुत कुछ किया। तो इसी के साथ हमारा रिकैप ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका और डिटेल पॉइंट्स बताऊंगा जो हमारे क्लास 10 में है, और उसके बाद फिर हम लोग अपना मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के समय। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल पे नए हो हमारे आयुष क्लासेस पे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।